जय हिंद। मैं विक्की कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में सभी लगे होंगे। सबसे पहले आप सभी से मैं माफी मांगना चाहूंगा कि इतने दिनों से इकोनॉमिक्स की वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ वजह थी और बस उन्हीं सब चीजों में मैं बिजी था, इस वजह से वक्त नहीं निकाल पा रहा था इन चीजों के लिए। सो आई एम वेरी सॉरी इस चीज के लिए कि आपको इतना डिस्टर्बेंस हुआ, आपको टाइम पर वीडियो नहीं मिल पा रही। बट आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, टाइम टू टाइम आपको पूरी वीडियो मिलेगी, पूरा पूरा सिलेबस में कंप्लीट होगा और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहीं से होगी। ठीक है, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। सो अब पूरा फोकस हमें स्टडी पे करना है और बहुत अच्छे से करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर है आपका 10वां, पूर्ति का सिद्धांत। जैसे हमने डिमांड के बारे में पढ़ रखा है ना, उसका थ्योरी क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, वो सारी चीजें जो हमने डिमांड में पढ़ी थी ना, डिमांड को लेकर के कुछ उसी तरीके की चीजें हमारा पूर्ति के सिद्धांत के अंदर है। बस कंसेप्ट आपका ये कि वो आपका डिमांड है और ये आपका सप्लाई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम जानेंगे स्टॉक क्या होता है और आपूर्ति यानी कि पूर्ति क्या होती है। दोनों में ना फर्क है। कई बार हम ये समझते हैं कि जितना हमारा स्टॉक है ना वही हमारी पूर्ति है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मैं सामान्य भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो केवल इतना समझो कि मान लिया जाए कि मेरा एक गोदाम है, ठीक है, उस गोदाम के अंदर 100 यूनिट सामान रखा है किसी भी चीज का, ठीक है, लेकिन जो सप्लायर जिसको हमें देना है उसको आवश्यकता कितनी है, केवल 80। तो जो 80 हम उसको देंगे ना वो पूर्ति कहलाएगी। ध्यान देना, क्या जितना मेरे गोदाम में पड़ा हुआ है 100 यूनिट वो मेरा स्टॉक है। उसको मतलब लोगों ने जितना भी मांगा उसके हिसाब से मैं 100 के अंदर जितना भी वो डिमांड करेंगे मैं दे सकता हूं। तो जितना वो डिमांड कर रहे हैं, कितना 80 कर रहे हैं, तो जो वो 80 है ना, 80 वो मेरी पूर्ति कहलाएगी, सप्लाई कहलाएगी। ठीक है, मैंने परिभाषा भी इसी अकॉर्डिंग लिखी है ताकि आपको इजीली समझ में भी आ जाए। देखो इसमें क्या समझाया गया है स्टॉक के बारे में। सबसे पहले स्टॉक एक विशेष वस्तु की कुल मात्रा को संदर्भित करती है। ठीक है, हाँ, तो क्या स्टॉक एक विशेष वस्तु की कुल मात्रा को संदर्भित करता है जो एक विशेष समय पर फर्म के पास उपलब्ध होती है। यानी कि इसका एक ऐसा तो है नहीं कि आज मेरे पास 100 यूनिट, मैं मान के चलता हूं कि आज मेरे पास 100 यूनिट स्टॉक रखा हुआ है आज के दिन, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कल भी मेरे पास इतना हो। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ चीजें सेल हो चुकी होंगी ना, सेल कह लो या फिर उसको कह लो सप्लाई। मैं सप्लाई कर चुका हूँ, जो सप्लाई कर चुका हूँ तो स्टॉक मेरा क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए एक विशेष समय के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और एक टोटल जितनी यूनिट की थी वो ही उसी के बारे में बताता है। अब आपूर्ति क्या होती है, ये एक वस्तु की मात्रा को संदर्भित करती है जो एक फर्म इच्छुक होता है और सक्षम होता है एक निश्चित अवधि के दौरान हर संभव कीमत पर बिक्री के लिए, यानी कि सेल करने के लिए। तो यहां पर हमें ये समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, हमारे गोडाउन के अंदर जितना भी माल रखा है वो मेरा स्टॉक हो गया, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक फर्म जो कि सक्षम है, कैपेबल है सप्लाई करने के लिए मार्केट के अंदर उस कमोडिटी की जो भी प्राइस है, तो जितना भी सप्लाई करती है, जितना बाजार में देती है, सेल करती है, वो ही उसका सप्लाई कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपूर्ति होता है वो स्टॉक का पार्ट होता है। क्या? सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक, जिसे वास्तव में बिक्री के लिए बाजार में लाया जाता है। और स्टॉक जो होता है ना वो कभी भी सप्लाई से कम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई होता है वो स्टॉक के अंदर से ही दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। उदाहरण भी मैंने आपको इसीलिए दिया कि मान लिया जाए कि गोदाम में 50 टन चीनी का भंडार है, ठीक है, लेकिन जो विक्रेता है ना 37 रुपए प्रति किलो की कीमत के हिसाब से 30 टन बेचने को तैयार है कितना? 50 टन। बेच कितना रहा है? 30 टन। जो 30 टन की आपूर्ति जो बेचा जा रहा है ना वो उसकी क्या कहलाएगी? सप्लाई कहलाएगी, आपूर्ति कहलाएगी, और 50 टन उसका स्टॉक कहलाएगा, टोटल स्टॉक। गॉट इट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब आ जाता है आपका बाजार की आपूर्ति। अब यहाँ पर पूर्ति भी दो प्रकार की हो गई है, एक तो होगी व्यक्तिगत, ठीक है, और एक हो गई बाजार। अब व्यक्तिगत के अंदर क्या हो गया कि मैं एक उत्पादक हूं, ठीक है,
और मैं अपने वस्तुओं का जितना भी उत्पादन किया वो मैं केवल आपको दे रहा हूं, तो ये मेरा व्यक्तिगत आपूर्ति हो गया। परंतु आपके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनको मुझे देना है, तो इस हिसाब से वो मेरी बाजार आपूर्ति कहलाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि बाजार आपूर्ति का मतलब, ये ध्यान देना यहाँ पे आपूर्ति लिखा है, फिर मैं बार बार आपको पूर्ति भी बोल रहा हूं, बोथ आर सेम, डोंट बी कंफ्यूज स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। सो किसी वस्तु की मात्रा से है जो सभी फर्में, अब यहाँ पे बाजार की बात की जा रही है ना, अब बाजार के अंदर से तो है नहीं कि केवल मैं ही बेचूंगा, मेरे जैसा ही सामान बेचने वाले और भी बहुत सारी फर्में होंगी, क्योंकि बाजार का मतलब ये होगा कि बाजार ओपन है हर किसी पर्सन के लिए, कोई भी आकर के किसी भी समय अपने वस्तुओं को बेच सकता है, ठीक है, जो भी उस समय बाजार में कीमत चल रही है उस कीमत के आधार पर। ये हमारी होती है बाजार पूर्ति यानी कि मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल फर्म्स आर विलिंग एंड able to offer for sale at each possible price during a given period of time, यानी कि उस समय बाजार के अंदर जो भी कीमतें चल रही हैं उस कीमत पर सभी के सभी फर्में इच्छुक होती हैं अपनी वस्तुओं को पूर्ति करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं निजी व्यक्तिगत आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला हमारा होता है वस्तु की कीमत यानी कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ऑब्वियसली बात है, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं कोई सामान बेचना चाहता हूं तो क्यों बेचूंगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे उसकी कीमत मिले, ज्यादा से ज्यादा कीमत मिलेगी तो ज्यादा से ज्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। बेसिकली कोई भी प्रोड्यूसर अपना फर्म इसीलिए स्टेबलाइज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है। और यहाँ पर कंसेप्ट हमारा ये कहता है, अगर मैं डिमांड की बात करूं तो डिमांड के हमने ये पढ़ा, डिमांड एंड प्राइस, इन दोनों का रिलेशन क्या था कि अगर आपका प्राइस अप हो रहा है, जो डिमांड है ना वो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस आपकी डिक्रीज हो रही है तो जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन 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 सप्लाई के अंदर इसका जो रिलेशन होता है ना, किसका, आपका सप्लाई का और प्राइस का, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है ना वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसे, अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है ना तो सप्लाई भी बढ़ेगा। रीजन बिंग, ऑब्वियसली बात है ना, मान लीजिए कि आप एक सप्लायर है, ठीक है, या फिर आप एक प्रोड्यूसर है, आपको पता चल रहा है कि जो कमोडिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ना बाजार के अंदर उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर सके। अब इसका कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण है हमारा प्रॉफिट, क्योंकि जिस वस्तु की कीमतें हम ज्यादा मिलेगी, जिस वस्तु पर हमें कीमतें ज्यादा मिलेगी उस वस्तु पर हमें मुनाफा ज्यादा होगा। इसी वजह से प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ती है और प्राइस के कम होने से सप्लाई भी कम होती है। सो इन दोनों की बिटवीन में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे कि इस डायग्राम के जरिए भी मैंने आपको समझाया है कि आप देख सकते हैं कि सप्लाई आपकी बढ़ रही है, प्राइस भी आपकी बढ़ रही है, तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई पे इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, और प्राइस के डिक्रीज होने से सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब आता है आपका उत्पादन के कारकों की कीमत। अब कारक क्या होते हैं, फैक्टर, जिन फैक्टर का यूज करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि रॉ मटेरियल भी हो गया, इसके अलावा आपका लैंड हो गया, ठीक है, आपके वेजेस जो हम देते हैं लेबर को, इंटरेस्ट, तो अगर इनके ऊपर जो प्राइस है वो बढ़ जाता है ना, कॉस्ट बढ़ जाती है, तो जब अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक सी बात है जो प्राइस पे मैं देना चाहता हूं वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है ना यार, अगर मैं कोई माल बाहर से 10 रुपए का खरीद रहा हूं तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको 10 रुपए के बेचूंगा, उसके अंदर मैं अपना किराया, ठीक है, रेंट वगैरह, वेजेस वगैरह, ठीक है, इसके अलावा अपना प्रॉफिट, ये सब कुछ इसके अंदर ऐड करूंगा, तो कुल मिलाकर के मान लो एक क्वांटिटी पे मेरा बनता है 15, तो मैं 15 के हिसाब से बेचूंगा ताकि 5 तो मैं अपना भी निकालू ना भाई मुनाफे के रूप में। इसी हिसाब से अगर उसकी फैक्ट्री की कीमतें कम होती हैं तो प्राइस भी हमारा कम ही होगा, और फैक्ट्री की कीमतें बढ़ती हैं तो प्राइस भी हमारा बढ़ता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा फिर अगर प्राइस में चेंजेस आ रहा है तो सप्लाई में भी चेंजेस आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वही इंग्लिश में भी लिखा है जो मैंने आपको हिंदी में समझाया भी। थर्ड आता है आपका प्रौद्योगिकी की स्थिति। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। अब जो टेक्नोलॉजी का मैं यूज कर रहा हूँ, मान लिया जाए कि मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है
जो कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करती है। तो ये तो मेरे मुनाफे की बात है। और अगर ऐसा है कि मेरी कॉस्ट कम आ रही है, सप्लाई ज्यादा हो रहा है और उसकी डिमांड भी है, तो फायदा यहाँ पे पता है मेरे क्या होता है, यहाँ पे मेरी टाइम की सेविंग होती है, दूसरी कॉस्ट मेरी कम लगती है, और फायदा प्रॉफिट भी तो मेरे को ज्यादा मिलता है क्योंकि मार्जिन ज्यादा हो जाता है। तो ये तीन चीजों का मुझे मुनाफा मिलता है अगर मेरी टेक्नोलॉजी बढ़िया है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है वो समझो। जब फर्म में तकनीकी प्रगति होगी, मतलब वो आपके जो टेक्नोलॉजी उनमें इंप्रूवमेंट होगा, तो उत्पादन की लागत कम हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। जिससे क्या होगा, फर्म का लाभ मार्जिन में वृद्धि होगी, यानी कि प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। कॉस्ट मेरी कम तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना। इससे क्या होगा, इससे जो मेरी सप्लाई है ना वो मेरी बढ़ जाएगी, यानी कि आगे की तरफ मूवमेंट हो जाएगी, ट्रांसफर्ड हो जाएगी। मान लिया जाए कि मैं एक ग्राफ बना रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये प्राइस को इंडिकेट करता है। प्राइस में कोई चेंजेस नहीं, प्राइस मेरा कांस्टेंट है। चेंज किस में आ रहा है, चेंज अदर फैक्टर में आ रहा है। अदर फैक्टर कौन सा, वो है मेरी टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी मेरी नॉर्मल थी तो मेरा सप्लाई कुछ इस तरीके का था, ठीक है, ये S1 S1 मान के चलता हूँ। और जैसे टेक्नोलॉजी में मेरी इंप्रूवमेंट आई, तो इंप्रूवमेंट आने से क्या हुआ, मेरी कॉस्ट कम हो गई, प्रॉफिट मेरा बढ़ गया। तो प्रॉफिट मेरी बढ़ रही है तो मैं क्या करूंगा, सप्लाई को बढ़ाऊंगा, तो ये मेरा आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहां बनेगा। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस मेरा कॉन्स्टेंट है। चेंज किसकी वजह से आया है, टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट की वजह से चेंज आया है। इस वजह से मेरा सप्लाई आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ग्राफ भी बन जाता है इजिली। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, उन वस्तुओं की आपूर्ति जो पुरानी और घटिया तकनीक के साथ उत्पादन की लागत में वृद्धि करी। अब ऑपोजिट भी रिलेशन ले लो, मान लो प्रौद्योगिकी की स्थिति का मतलब हो गया उसमें चेंजेस जो भी आ रहा है। चेंजेस में आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ना, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव अगर आएगा तो सप्लाई मेरी बढ़ेगी, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा तो कॉस्ट मेरी बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो मेरा जो प्रॉफिट है वो मेरा कम हो जाएगा, तो मेरा सप्लाई भी फिर लेफ्ट राइट जाने के बजाय लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी हम समझ चुके हैं। फिर आता है आपका इकाई कर यानी कि टैक्स। एग्जैक्टली, टैक्स का भी हमारा बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सिंपल सी बात है, अगर आप मान के चलो आपके परिवार में आपके पिताजी हैं, ठीक है, वो सालाना जितना कमाते हैं, मान के चलते कि 5 लाख कमाते हैं, ठीक है, सालाना, मैं पर ईयर की बात कर रहा हूँ। अब इस 5 लाख पे क्या होता है, टैक्स लग जाता है। मान के चलते हैं कि इस पे जो टैक्स लगता है 10% लगता है, एक एग्जांपल लेके मान के चलो। तो 5 लाख पे अगर 10% निकालोगे तो मेरा आएगा 50,000, ठीक है ना। अब 5 लाख में से 50,000 चला गया किसके पास, गवर्नमेंट के पास। बचा कितना, वास्तव में इनकम कितनी आई तो आपके पापा के पास 4.5 लाख, यानी कि 4.5 लाख आई। अब इसी 4.5 लाख में से उनके घर की जरूरतें हो, जो भी चीजें हैं वो सारी इसी में करना है। इसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, यानी कि व्यक्तिगत आय कहते हैं, जिससे हम 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे, उसकी परेशान करने की जरूरत नहीं है, मजा आने वाला है उसमें भी। ठीक वैसे ही एक उत्पादक अगर प्रोडक्शन कर रहा है और सरकार उस पर टैक्स लगा दे, तो टैक्स लगाने से क्या होगा, ऑब्वियसली बात है ना, जो टैक्स का भार प्रोड्यूसर के पास आ रहा है वो अपने पे क्यों आएगा, वो कहां से वसूलेगा उस टैक्स का कीमत, वो वसूलेगा कंज्यूमर से। अब कंज्यूमर से कैसे वसूलेगा, तो सिंपल सी बात है, उसने जिस भी वस्तु का प्रोडक्शन किया है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी टैक्स लगने से। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना भाई, और वो अपना प्रॉफिट कम करना नहीं चाहता। तो जब कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट को कम करना नहीं चाहता, तो क्या करेगा, उसका जो टैक्स है वो कंज्यूमर से वसूल करेगा। आप देखते होंगे चिप्स के पैकेट खरीदते होंगे, बिस्किट खरीदते होंगे, तो उसमें लिखा होता है जीएसटी इंक्लूड, है ना। एमआरपी जो शामिल होती है उसके अंदर जीएसटी वगैरह सब कुछ शामिल होता है। वो देता कौन है, वो हम लोग ही तो देते हैं। कहने के लिए होता है कि प्रोड्यूसर लगाता है, प्रोड्यूसर सरकार को देता है, नहीं, प्रोड्यूसर अपनी उस कीमतों को उसी वस्तु की कीमत में शामिल कर लेता है और अपने अनुसार जो उसको प्रॉफिट चाहिए होता है वो भी निकाल लेता है, और सरकार को देने के लिए टैक्स भी निकाल लेते हैं। इस तरीके से वो अपनी प्लानिंग करता है। अब मान के चलिए कि फर्म माल की 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, फिर उसको सेल करती है, तो फर्म को कुल मिलाकर के 20 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 60 रुपीज का भुगतान करना होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर जो 3 है ना, ये मान के चलता है कि ये टैक्स के रूप में लिया जा रहा है। दोबारा सुनो इस पॉइंट को, यदि फर्म माल की 20 इकाई का उत्पादन करती है, जो भी
उसकी कमोडिटी है उसकी 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही है और उसकी बिक्री करती है, तो फर्म को सरकार को कुल कर 20 गुणा में 3 बराबर में 60 का भुगतान करना होगा। यानी कि उसे 20 रुपए 20 यूनिट पे टैक्स नहीं लगेगा, जो लगेगा कीमत के ऊपर लगता है, कीमत के हिसाब से लगता है। अब मान के चले कि क्वांटिटी की कीमत 3 रुपए है, टोटल 20 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो 20 दिया 60, तो इस 60 के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। आया समझ? इसलिए यदि इकाई कर बढ़ता है तो फर्म का उत्पादन लागत भी बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ जाएगी ना यार बच्चा, और आपूर्ति को बाईं ओर स्थानांतरित कर देगा। यानी कि जो हमारा राइट होना चाहिए था वो मेरा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। रीजन भी क्योंकि मेरी कॉस्ट बढ़ गई है। सिंपल सी बात है, जब भी पॉइंट आपके सामने आए ना तो अपना लॉजिकल सोचो कि इससे हमें क्या नुकसान होगा। खुद को प्रोड्यूसर मानो, अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, सरकार मुझ पर टैक्स लगा रही है मेरी कमोडिटी पर, तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर सरकार मुझ पर टैक्स लगा रही है तो मुझे देना पड़ेगा, तो मैं अपना भी तो इनकम निकालूंगा ना। तो अब अपना निकालूंगा तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। कॉस्ट के बढ़ने से उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा अन्य वस्तुओं की कीमतें। अब कुछ अन्य वस्तुएं भी होती हैं, उनके इम्पैक्ट पर भी हमारा फर्क पड़ता है। अब मान लीजिए कि एक फर्म अपने दिए गए संसाधनों के साथ एक से अधिक उत्पाद बनाती है, मतलब जो भी उसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, अब उनका यूज करके ना वो एक से ज्यादा कमोडिटी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अन्य वस्तु की कीमत में वृद्धि से फर्म को अधिक लाभ कमाने के लिए अन्य वस्तुओं के अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जाता है और कम माल उत्पादित किया जाता है जिसकी कीमतें अपरिवर्तित रहती है। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को समझाइए, पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं। मान के चलिए कि एक फर्म है, वो 2 वस्तु का उत्पादन करती है। ठीक है, अब ये मान के चलता हूं कि यहाँ पर एक है मेरा चाय और एक है मेरा चीनी। यहाँ चाय का मतलब चाय की पत्ती से है, ठीक है, और ये चीनी। अब सरकार को मतलब प्रोड्यूसर का ये लग रहा है कि चीनी की जो कीमतें ना वो बढ़ रही हैं। अब चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं तो वो क्या सोचेगा, यार इसकी कीमतें बढ़ रही हैं तो मुझे सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं प्रॉफिट को ज्यादा कर सकूं। तो इसीलिए इसके सप्लाई को वो बढ़ा देगा। अब क्योंकि मार्केट में देखा जा रहा है कि चाय पत्ती की कीमतों में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, जब कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है ना, कंज्यूमर की कंज्यूमर कम हो रहे ज्यादा रहे वो एक अलग फैक्टर है। यहाँ पे केवल प्राइस को लिया जा रहा है। तो जब प्राइस मेरा कांस्टेंट है चाय का, तो इसके प्रोडक्शन को भी कांस्टेंट ही रखा जाएगा। लेकिन क्योंकि चीनी के कीमत में परिवर्तन आ रहा है, अगर इसका प्राइस मेरा ज्यादा हो रहा है तो सप्लाई इसका ज्यादा होगा, प्राइस का कम हो रहा है तो सप्लाई इसका कम होगा। इसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है प्राइस ऑफ गुड्स, उस वस्तु की कीमतें किसकी ज्यादा है किसकी कम है। जिस वस्तु की कीमतें ज्यादा है उसका सप्लाई ज्यादा, जिसकी कम उसका सप्लाई कम होगा। फिर आता है आपका लास्ट, फर्म का उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। अब फर्म के अपने अपने उद्देश्य होते हैं कि वो सिर्फ अपनी पूर्ति को बढ़ाना चाहती है कि मतलब भले ही कम हो चाहे ज्यादा हो, जो भी उसके रीजन हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मेरा प्राइस ज्यादा है तो ही मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, अगर हम अपने सप्लाई को ज्यादा से ज्यादा कर दें तो जो हमारी कमोडिटी है ना वो अलग अलग एरिया में बहुत ज्यादा समय तक मतलब ज्यादा एरिया तक कवर कर पाएगी। इससे क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो जब ज्यादा कंज्यूमर होगा तो भले प्राइस मेरा कांस्टेंट रहे, लेकिन कंज्यूमर के बढ़ने से भी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ना फिर। तो ये सोच के भी चलती है कई बार कंपनियां। तो कभी कभी एक फर्म को किसी वस्तु की प्रोडक्शन सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है क्योंकि ये अधिक लाभदायक है, बल्कि इसलिए कि इसका आपूर्ति बाजार में स्थिति और प्रतिष्ठा का सोर्स भी है। मतलब कई बार जो फर्मों का उद्देश्य ये भी होता है कि जरूरी नहीं कि वो प्रॉफिट करने के लिए ही सप्लाई बढ़ाए। कई बार मार्केट के अंदर उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल उत्पन्न होता है, जैसे कि टाटा है। अब मान लो भले ही टाटा प्रॉफिट के लिए ना सोचे, लेकिन फिर भी वो अपनी चीजों का प्रोडक्शन करता है लॉस में जाने के बाद भी। रीजन भी क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है उसके ऊपर, लोग उसके प्रोडक्ट की तारीफ भी करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर उसकी प्रतिष्ठा का भी बात आ जाता है, गुडविल की बात आ जाती है। तो गुडविल की वजह से भी थोड़ा बहुत कम प्रॉफिट हो तभी भी उसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ उसका उद्देश्य ये भी हो सकता है कि भले मेरा प्रॉफिट कम हो लेकिन मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भला करना है, यानी कि रोजगार देना है। तो इस उद्देश्य से भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे फैक्टर थे जो इंडिविजुअल सप्लाई को
प्रभावित करते हैं, यानी कि अफेक्ट करते हैं। अगला पॉइंट, तो वो था हमारे इंडिविजुअल। अब हम बात करेंगे मार्केट सप्लाई को प्रभावित करने वाले फैक्टर। ठीक है, ये सारा वस्तु की कीमत, उत्पादन के कारकों की कीमत, टेक्नोलॉजी चेंज, टैक्स, अदर प्राइस ऑफ अदर गुड्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब जो दो चीजें अलग से ऐड होती है ना बाजार आपूर्ति के अंदर, हम वो जानते हैं। एक है बाजार में फर्मों की संख्या, नंबर्स ऑफ फर्म इन द मार्केट। जब उद्योग में फर्मों की संख्या बढ़ती है ना तो उस वस्तु का उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। मान के चलिए कि पहले एक बाजार के अंदर 10 फर्म थी, ठीक है, एक बाजार के अंदर 10 फर्में थी और एक कुल मिलाकर के ना 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करती थी, ठीक है, एक दिन के अंदर। अब मान लिया जाए कि मैंने एक नई फर्म खोली, सेम जो ये बना रहे हैं ना उसी की, और मैं भी ऐड हो गया यहाँ पर आके। अब कितनी फर्म हो गई? 11 फर्म हो गई। तो प्रोडक्शन सप्लाई का मेरा 1000 यूनिट ही रहेगा बाजार के अंदर? नहीं, क्योंकि मेरे ऐड होने से मैं भी तो कुछ उत्पादन करूंगा ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कंपनी लगा दी अब बैठ जाऊंगा, हाँ भैया अब अच्छा लग रहा है बन गया तो, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा, तो ऐसे नहीं चलेगा ना भाई। तो कुछ ना कुछ करूंगा। मान लो मैं सो ही करता हूँ, फिर भी मेरे यहाँ पे क्या हो रहा, सप्लाई मेरा बढ़ गया, यानी मेरे एक ऐड होने से मार्केट के अंदर बवाल आ गया, मतलब प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। और कस्टमर के पास एक और ऑप्शन आ गया सेम कमोडिटी को परचेज करने का। मे बी मेरा प्राइस अन्य लोगों के प्राइस की तुलना में कम हो, या फिर अगर प्राइस मेरा ज्यादा तो क्वालिटी उनसे भी ज्यादा हो, तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि बाजार की आपूर्ति कम हो जाएगी अगर कुछ फर्में घाटे के कारण उद्योग छोड़ दे। सिंपल सी बात है, पहले अगर 10 थी तो 1000 यूनिट, 11 हुई तो 1100। लेकिन अगर ये अपोजिट हो जाए, ये 10 से कम होकर के 9 फर्म रह जाए, एक चली जाए, तो क्या होगा? तो 1000 से कम होकर के ये 900 हो जाएगी, 800 हो जाएगी, कुछ भी हो सकती है कि नहीं? सिंपल सी बात है, अगर फर्म बाजार के अंदर ज्यादा होगी तो ज्यादा सप्लाई, ज्यादा मतलब ज्यादा प्रोडक्शन तो ज्यादा सप्लाई, ठीक है। अगर फर्में कम हो रही है तो कम प्रोडक्शन कम सप्लाई, सिंपल सा फंडा है। फिर आता है कीमत के संबंध में भविष्य की उम्मीद। अब कई बार हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी लेके चलते हैं, जैसे कि हम बच्चे लेके चल रहे हैं कि यार एग्जाम आने वाला है, मैं ऐसा पेपर दूंगा और मेरे मार्क्स 100 में से 100, 40 में 40, 50 में से 50 आएंगे। तो ये क्या है? ये हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा हम आगे की चीजों को सोचे चल रहे हैं कि आगे लाइफ में मैं अपने साथ ये करूंगा, ऐसा करूंगा। तो ऐसी बात नहीं कि आप ऐसा कर नहीं सकते, कर तो सकते हो, लेकिन जो करना चाह रहे हो उसके लिए मेहनत भी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो यदि विक्रेता निकट भविष्य में कीमत में वृद्धि की उम्मीद करते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि आने वाले समय में प्राइस बढ़ने वाला है, तो जब बढ़ने वाला है तो उस समय, वर्तमान समय में क्या करेंगे? उसका प्रोडक्शन नॉर्मल रखेंगे, और जैसी उसका क्या कहते हैं, कीमत बढ़ने वाला होगा, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना, भविष्य में कीमत में वृद्धि की उम्मीद करते हैं तो भविष्य में उच्च कीमतों पर आपूर्ति बढ़ाने के लिए वर्तमान बाजार आपूर्ति में कमी आ जाएगी। आया समझ? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आज कितनी तारीख है, मान लीजिए कि आज है मेरी 16 फरवरी, ठीक है, 16 फरवरी है, फरवरी है, ठीक है। अब मान के चलिए कि मुझे ये पता है कि 20 फरवरी को मेरी कमोडिटी का प्राइस ना बढ़ने वाला है, तो क्या करूंगा मैं? 16 फरवरी का प्रोडक्शन नॉर्मल रखूंगा या फिर और कम कर दूंगा, ताकि मैं उस समय का इंतजार करूं, या फिर प्रोडक्शन में ज्यादा ही करूंगा लेकिन इसका स्टॉक बनाए रखूंगा, है ना। जैसे ही बाजार में उसकी कीमतें बढ़े, धड़ल्ले से सप्लाई करना शुरू कर दूं और मुनाफा कमा लूं, है ना। कई लोग ऐसा करते भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर अपोजिट हो, हमें ये पता चल रहा है कि कीमतें आज ज्यादा है लेकिन 20 फरवरी तक कीमतें कम हो जाएगी, तो क्या करूंगा? तो आज के समय में मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा और आने वाले समय तक यानी 20 तारीख तक प्रोडक्शन को कम करता चला जाऊंगा। तो जितना प्रोडक्शन उसी के हिसाब से सप्लाई। बहुत सिंपल फंडा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कीमत के संबंध में भविष्य की उम्मीद यही होती है, कीमत बढ़ने वाली है आगे चलकर, तो प्रेजेंट टाइम में प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि मुझे आगे बढ़ाना है। और अगर कीमत घटने वाली है आगे चलकर, तो प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में प्रोडक्शन मेरा ज्यादा होगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं बच्चों की समझ में आ गया हो या आ रहा हो। नहीं आ रहा तो कमेंट बेशक से कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
सभी सवालों का जवाब देने में मुझे बेहद खुशी होगी। ठीक है, अगला पॉइंट, अब आपूर्ति फलन के बारे में बात करते हैं, यानी कि सप्लाई फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। फंक्शन का मतलब ये होता है एक तरीके से एक रिलेशन के बारे में बात करता है। अब रिलेशन किस चीज का, तो सप्लाई की गई मात्रा और इसको प्रभावित अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर है उनके बीच में रिलेशन को बताता है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये मेरी सप्लाई है, ठीक है, ये मेरी क्या सप्लाई, और एक है हमारे फैक्टर जो क्या करते हैं, इस सप्लाई को कम ज्यादा करते हैं। तो इनके बीच में जो भी रिलेशन है ना, उसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट, यानी कि वो फैक्टर जो इसको प्रभावित करते हैं। सिंपल सी भाषा में यही है, कुछ खास नहीं। आपको अगर पूछा जाए तो आप बस पढ़िए, समझ में आ गया, जवाब दीजिए, खत्म करिए। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा सप्लाई फंक्शन है ना, दो टाइप का होता है, एक इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन होता है और एक होता है हमारा मार्केट सप्लाई फंक्शन। तो पहले हम इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन यानी कि व्यक्तिगत आपूर्ति फंक्शन के बारे में, फलन के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये आपका फलन है। तो व्यक्तिगत आपूर्ति फलन पूर्ति और किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच कार्यात्मक संबंध को संदर्भित करता है। एस का मतलब सप्लाई और एक्स का मतलब सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, एफ का मतलब फंक्शन, पी मतलब प्राइस और एक्स मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। फिर आपका आता है पीओ यानी कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स। फिर आता है पीएफ यानी कि प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पर वस्तु की कीमत है, और जो पीएफ है ना, यहाँ पर वस्तु को उत्पादन करने के लिए जो कारक चाहिए उसकी कीमत। ठीक है, फिर आपका होता है एसटी यानी कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर आता है टी, अब टी क्या होता है, टैक्स, और ओ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, यानी कि जो फैक्टर हमने पढ़े हैं ना, वो ही सारी चीजें हैं जो उसको प्रभावित करती हैं, और इस सब के बारे में हम जान चुके हैं। शॉर्टकट में क्या कहते हैं ये भी हमने इसको समझ लिया, इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है। तो ध्यान देना, फलन के बारे में बात कर रहा हो तो सिंपल सी बात ये है कि इंडिविजुअल सप्लाई को जो अदर फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनके रिलेशन को ही हम सप्लाई फंक्शन कहते हैं। और क्योंकि इंडिविजुअल की बात की जा रही है इसलिए इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन यानी कि व्यक्तिगत पूर्ति फलन कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका बाजार वाला भी है, बस दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। वो कौन सी है, वो हमने पढ़ा अभी फ्यूचर एक्सप्रेशन के बारे में, और साथ ही साथ एक और पॉइंट आ जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि परिवहन और संचार के साधन। अब क्योंकि हम बाजार की बात कर रहे हैं, बाजार की बात कर रहे हैं तो बाजार बहुत बड़ा है, ठीक है ना, बाजार वास्ट है। तो उसके अंदर कोई भी सप्लायर अपनी कमोडिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना चाहता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, साथ ही साथ कम्युनिकेशन भी चाहिए। क्यों, क्योंकि जिसको वो जिसके पास पहुंचाना चाहता है वो कैसे पहुंचाएगा, जब उससे बातचीत होगी। मैं एक सप्लायर हूं, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, और आप उस चीज को लेने वाले कंज्यूमर कह लो या फिर सेकंड पर्सन कह लो जो होलसेलर होता है। तो पहले हम दोनों की बिटवीन में कम्युनिकेशन होना जरूरी है। मैं बताऊंगा कि हाँ मेरे पास इजी कमोडिटी है, आप होंगे कि हाँ मुझे इतना टन भिजवा देना, मैं कहूँगा ठीक है इसका प्राइस इतना है, हम दोनों में फिक्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया हर एक चीज का। ठीक है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन सर्विसेज का भी, सर्विसेज का क्यों, क्योंकि जो कमोडिटी आपके पास पहुंची है कंज्यूमर के पास, अब कोई प्रॉब्लम्स में आती है तो कम्युनिकेट करके उसका सोल्यूशन निकालेंगे ना कि हाँ आपने कॉल किया कंपनी में कि सर मेरे सिस्टम में या इस डिवाइस में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे ठीक कर दो, फिर वो आएगा उसे लेके जाएगा और ठीक करेगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम दोनों की बिटवीन में आप समझ रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो किसके माध्यम से हो रहा है, संचार के माध्यम से हो रहा है। जो संचार बहुत महत्वपूर्ण साधन है हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं शेड्यूल की, सप्लाई शेड्यूल। अब सप्लाई शेड्यूल भी आपके दो प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल और मार्केट, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत और बाजार दोनों को लिया जा रहा है इसलिए। तो पहले समझते हैं कि सप्लाई शेड्यूल होता है क्या है। तो बेसिकली ये तालिका होती है, टेबुलर फॉर्म होता है जो वस्तु की अलग अलग क्वांटिटी को अलग अलग प्राइस पर शो करने का काम करता है। मान के चलिए कि ये हमारा एक टेबल है, ठीक है, ये हो गया प्राइस, ये हो गया उसका सप्लाई।
प्राइस मेरा 1 था तो सप्लाई मेरा 5 था, प्राइस मेरा 2 हुआ सप्लाई मेरा 10, प्राइस मेरा 3 हुआ सप्लाई मेरा 15। तो क्या हो गया, इस चीज को मैंने एक टेबल के फॉर्म में शो कर दिया ना। तो इस टेबल के फॉर्म में शो को करने को ही हम क्या कहते हैं, सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। बेसिकली is a table showing various quantity of commodity offer for sale corresponding to a different possible price of that commodity। ठीक है, दो प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत और बाजार। सबसे पहले हम व्यक्तिगत पढ़ते हैं, क्या होता है। व्यक्तिगत आपूर्ति अनुसूची बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म की आपूर्ति अनुसूची को संदर्भित करती है। मतलब एक व्यक्तिगत फर्म, एक इंडिविजुअल फर्म कैसे अपनी कमोडिटी को मतलब अपने प्राइस माफी चाहूंगा अपनी कमोडिटी को सप्लाई करता है। ठीक है, और जो जितना वो करता है प्राइस के हिसाब से यदि उसको टेबल के फॉर्म में शो कर दिया जाए तो वो आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहलाएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर केवल एक व्यक्ति की बात की जा रही है, यानी कि एक उत्पादक की बात कर रही है कि जब हमारी उसकी कीमतें 10 थी बाजार में उसकी कमोडिटी की, तो उसने 50 यूनिट का सप्लाई किया। जैसे कीमतें बढ़कर के 20 हुई तो उसने 100 यूनिट का सप्लाई किया, 30 हुई 150 किया। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर भी अपने सप्लाई को बढ़ा रहा है, यानी सप्लाई ऑफ कमोडिटी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है। तो सिंपल सी बात ये है कि व्यक्तिगत आपूर्ति अनुसूची वो अनुसूची होती है जिसके अंदर एक व्यक्तिगत फर्म बाजार में चल रही उस वस्तु की कीमतों के आधार पर उसकी पूर्ति करता है, और जब इसे एक तालिका के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम व्यक्तिगत आपूर्ति अनुसूची कहते हैं। ठीक है, बाजार अनुसूची क्या होती है, तो बाजार का मतलब हमें पता चल चुका है कि बाजार के अंदर बहुत सारी फर्में होती है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल की बात ही नहीं कर रहे, तो मेरे पास भी एक फर्म है क्योंकि मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ, आप भी एक प्रोड्यूसर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रोड्यूसर हैं जो सेम कमोडिटी को बेचने का वर्क कर रहे हैं। तो बाजार में क्या आएगा, तो बाजार के अंदर हम सभी जितने भी प्रोड्यूसर हैं उन सभी कमोडिटी के प्राइस को लेके चलेंगे। ठीक है, और जितना सप्लाई किया उसे लेके चलेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मार्केट सप्लाई कहलाएगा। कैसे, इस टेबल को समझो, आपको ऊपर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। समझो, यहाँ पर दो सप्लायर है, सप्लायर, ठीक है, ये है अमन सप्लायर और ये बमन सप्लायर। दो सप्लायर है, अमन सप्लायर और बमन सप्लायर। तो जैसे प्राइस 10 था, दोनों की कमोडिटी का प्राइस सेम है, अलग नहीं है, लेकिन 10 प्राइस पर अमन ने 50 यूनिट का सप्लाई किया जबकि बमन ने 100 किया। 20 कीमत पर अमन ने 100 यूनिट का सप्लाई किया जबकि बमन ने 200 किया। इसी प्रकार जैसे कीमत 30 हुई तो अमन ने 150 यूनिट का सप्लाई किया जबकि बमन ने 250 यूनिट का सप्लाई किया। लेकिन हम बात कर रहे हैं बाजार की, अगर इंडिविजुअल में बात करती तो केवल हम अमन को लेते या फिर केवल हम बमन को लेते, लेकिन सप्लाई की बात कर रहा मार्केट की, तो मार्केट के अंदर ये भी आएगा और ये भी आ रहा है क्योंकि दोनों अपनी कमोडिटी कहाँ बेच रहे हैं, कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, मार्केट के अंदर। इसीलिए इन दोनों के सप्लाई को ऐड कर दिया जाएगा तो हमारा मार्केट सप्लाई बन जाता है, यानी कि एस ए यानी सप्लाई ऑफ अमन प्लस सप्लाई ऑफ बमन, इन दोनों को ऐड कर देंगे 50, 100, 150, 300, 400, 550, 650। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें बताता है कि मार्केट के अंदर जितनी भी फर्में हैं बाजार की दी गई कीमतों पर इतनी क्वांटिटी का सप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत सरल था, एग्जाम के अंदर इतना नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछे बाजार अनुसूची क्या है तो बता देना, सभी फर्मों के द्वारा की गई पूर्ति को हम बाजार पूर्ति कहते हैं, और जब इसे तालिका के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो इसे बाजार पूर्ति अनुसूची कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अब वही चीज जैसे कि टेबल में बता दिया गया, मैंने आपको समझा दिया टेबल अच्छे से। अब हम बात करेंगे कर्व की। अब कर्व क्या होता है, तो कर्व हमें ये तो पता है कि हमने कर्व के बारे में पढ़ रखा, जैसे कि हमारा पीपीसी कर्व था, जैसे कि हमारा इंडिफरेंस कर्व था, जैसे कि हमारा डिमांड कर्व था। अब वैसे ही हमारा सप्लाई कर्व आ गया, यानी कि उसको ग्राफ में शो करना ही हमारा सप्लाई कर्व कहलाता है, और हम अगर शो कर रहे हैं सप्लाई को तो सप्लाई कर्व कहलाता है। ठीक है, तो आपूर्ति वक्र पूर्ति अनुसूची के चित्र में प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है। हम ये कह सकते हैं आपूर्ति वक्र वह वक्र है जो आपूर्ति अनुसूची को रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण
प्रदान करता है। रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो टेबल हमारे दिया गया ना ये वाला, अगर इस टेबल को हम ग्राफ के जरिए शो कर देते तो वो हमारा कर्व हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट सुनो। 13 में ए पॉइंट कह रहा है व्यक्तिगत आपूर्ति वक्र। अब यहाँ पे भी देखना, सप्लाई भी हमारी दो प्रकार की होती है, इंडिविजुअल और मार्केट वाला। इंडिविजुअल है तो केवल मैं क्या करूंगा, मैं केवल अमन का जो भी सप्लाई ने किया है अलग अलग प्राइस के बेस पर, उसको ग्राफ बना दूंगा। यहाँ पे क्या कर दूंगा, देखो यहाँ पर आ जाएगी क्वांटिटी और इस साइड आ जाएगा आपका प्राइस। यहाँ पे आ जाएगी क्वांटिटी और यहाँ पे आ जाएगा प्राइस, यानी कि जो ये वाला नहीं, ये प्राइस आ जाएगा आपका इस जगह पर। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है वो आ जाएगी आपकी नीचे एक्स एक्सिस पर। अब इसी के हिसाब से हम बना देंगे। कैसे, मैं दिखाई देता हूँ आपको बना करके। देखो 10, अब मान लिया जाए कि जब कीमत मेरी 10 थी, ठीक है, तो 10 कीमत तो सप्लाई मेरा कितना हो रहा है, सप्लाई मेरा हो रहा है 50, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 50 और इस तरीके से, तो 50, 100, 150 इस तरीके का अपने अनुसार गैप ले सकते हैं और ये ऐसे इस तरीके से बनते जाएगा। फिर जो पॉइंट है ना ये इसको हम ऐसे मिला देंगे तो इस तरीके से हमारा सप्लाई कर्व बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, डिमांड कैसा होता है, डिमांड लेफ्ट टू राइट होता है, लेकिन जो सप्लाई होता है वो भी लेफ्ट टू राइट होता है, लेकिन ये डाउनवर्ड होता है और सप्लाई हमारा अपवर्ड होता है, यानी कि ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, आगे ये देखिए ग्राफ के जरिए दर्शाया गया है, वो क्वांटिटी हो गई और ये मेरा प्राइस हो गया। जब मेरा प्राइस 10 था तो क्वांटिटी मेरी इतनी थी, तो ये इस पॉइंट को इस तरीके से मिला दिया गया है। फिर प्राइस मेरा 23 था तो क्वांटिटी हमारी 100 थी, तो ये इस तरीके से, फिर ये वाला इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से और आखिर में 50 वाला 250। तो इस पॉइंट को मिलाने के बाद हमारा ये बनकर आ गया ABCDE, यानी कि जैसे जैसे प्राइस मेरा बढ़ता जा रहा है हम देख रहे हैं वैसे वैसे मेरा सप्लाई भी क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इस वजह से इन दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है कि अगर आपका मेरा प्राइस अप हो रहा है तो जो सप्लाई है वो भी मेरा बढ़ेगा, प्राइस में डिक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी मेरा डिक्रीज होगा। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पे बता दिया ताकि अगर आप क्विक रिवीजन करो तो इसके जरिए आपको समझ में आ जाए। अगला, अब यहाँ पर हम बात करेंगे मार्केट कर्व की। अब मार्केट कर्व के अंदर जो मैंने टेबल आपको दिखाया था उसके अंदर सप्लाई ऑफ अमन, सप्लाई बाय बमन, सप्लाई बाय अमन, सप्लाई बाय बमन, यानी अमन के द्वारा जो सप्लाई किया गया इंडिविजुअल देखा जाए तो ये रहा, बमन के द्वारा जो सप्लाई किया गया इंडिविजुअल देखा जाए तो ये रहा। लेकिन मार्केट के अंदर सप्लाई की बात कर रहे हैं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सप्लाई मेरा बढ़ तो जाएगा ना, आगे की तरफ भी तो बढ़ेगा ना भाई। जो पहले क्वांटिटी मेरी 200 तक सिमट गई थी अमन के लिए और बमन का लगभग कितना 400 में सिमट गया था। ठीक है, लेकिन जब मार्केट के अंदर बात करें तो मार्केट में कितना मैक्सिमम गया, ये मैक्सिमम गया 650, है ना। देखते हैं पीछे की तरफ, ये रहा, तो ये लास्ट में देखो 650 गया। इस वजह से जो इसका ग्राफ है ना वो आगे की तरफ इस तरीके से बनकर आया आपके सामने। ठीक है, सरल है यार, बहुत आसान है। खाली आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस आपका वाई एक्सिस पर आता है और क्वांटिटी आपकी एक्स एक्सिस पर आती है। बस इसी पॉइंट को इस तरीके से ऐसी तरीके से मिलाते जाना है, तो इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान है आपके लिए, बहुत आसान। ठीक है, अब अगला बात करते हैं बाजार आपूर्ति वक्र सभी व्यक्तिगत आपूर्ति वक्रों की तुलना में सपाट होता है। सपाट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, नॉर्मल, एकदम कोई चेंज ज्यादा ऊपर जो ऊबड़ खाबड़ नहीं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीमत में वृद्धि के साथ बाजार आपूर्ति में आनुपातिक वृद्धि व्यक्तिगत आपूर्ति में आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है। कहने का मतलब है कि मान के चलिए जाए ये मार्केट है और ये है मेरा इंडिविजुअल। ठीक है, तो मार्केट के अंदर बहुत सारी फर्में होती हैं, सभी फर्मों का मिला करके जो ग्राफ होता है वो मेरा सपाट होता है। और ऐसा इसलिए कि मार्केट के अंदर जो प्राइस होता है उसी हिसाब से इंडिविजुअल के अंदर भी प्राइस होता है कि नहीं। लेकिन जो सप्लाई होता है ना, यहाँ पर केवल एक व्यक्ति का होता है, लेकिन इसमें जो सप्लाई होता है वो एक से ज्यादा फर्मों का होता है, तो इसी वजह से इसका सपाट होता है। यानी कि सप्लाई में होने वाला जो चेंजेस होता है ना कंपेयर टू प्राइस में होने वाले चेंजेस से ज्यादा होता है, जबकि इंडिविजुअल में इतना नहीं होता। यानी कि इसमें भी सप्लाई ज्यादा होती है लेकिन एज कंपेयर टू मार्केट इसका रेशियो
इंडिविजुअल का मार्केट से कम होता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक अकेला है और बाजार के अंदर बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। अब हम क्या जानेंगे? अब हम जानेंगे कि इनमें कुछ चीजें होती हैं जो वस्तु की कीमत पर आधार पर फिक्स की जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको रिलेशन बताया था ना सप्लाई के अंदर, सप्लाई और प्राइस का, कि इन दोनों के अंदर पॉजिटिव रिलेशन होता है। इस पॉजिटिव रिलेशन को हम क्या कहते हैं? सेटेरिस पैरिबस। क्या कहते हैं? सेटेरिस पैरिबस। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अन्य वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। पॉइंट को समझते हैं, सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट को समझते हैं। क्या कह रहा है? वस्तु की कीमत के आधार पर अन्य चीजें स्थिर है, तो इसे आपूर्ति के नियम के रूप में जाना जाता है। क्या कह रहा है? वस्तु की कीमत का बेस पर जो अदर फैक्टर है, अदर चीजें हैं, वो मेरी क्या है? स्थिर है, कांस्टेंट है। और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? स्टेरिस पेरिबस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि वस्तु की आपूर्ति की मात्रा वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण बढ़ती है और इसके विपरीत भी। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि कमोडिटी का जो सप्लाई है ना, वो उस कमोडिटी के प्राइस की वजह से होती है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उस कमोडिटी की सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो उस कमोडिटी की सप्लाई भी कम होगी। ठीक है। अब अन्य वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, ये हमें समझ में आ गया। अन्य वस्तु की कीमत, हम जो वस्तु की बात बेच रहे हैं उसकी नहीं, उसके अलावा जो अन्य वस्तु है उसकी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी हमारी चेंज नहीं होती। थर्ड, हमारा जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो भी मेरा कांस्टेंट रहता है। टैक्स हमारा फिक्स रहता है, और जो फर्म का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव, ये भी हमारा कांस्टेंट रहता है। तो इस सारे के सारे जो चीजें है ना, वो मेरी सेटेरिस पेरिबस को बताने का काम करती है। जब भी आपसे पूछे ना कि सेटेरिस पेरिबस क्या है, तो बता देना है कि इसके अंदर जो वस्तु की कीमत होती है वो कांस्टेंट रहती है, अन्य वस्तु की कीमत है। टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। कॉस्ट हमारा कांस्टेंट रहता है, टैक्स हमारा कांस्टेंट रहता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म कांस्टेंट रहता है, यानी कि सारी चीजें कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है। और जो प्राइस चेंज होता है वो उस कमोडिटी का होता है जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं। अब आपूर्ति का कानून केवल गुणात्मक बयान देता है, मात्रात्मक नहीं। ठीक है। अब मात्रात्मक में हो गया यानी कि वैल्यू के अंदर, गुणात्मक में हो गया क्वालिटी के रूप में। ये आपूर्ति की गई राशि में परिवर्तन की दिशा को इंगित करता है, और ये परिवर्तन के परिमाण को इंगित नहीं करता। क्या कह रहा है? जो भी सप्लाई किया गया है ना, तो उसकी जितनी भी वैल्यू, जो भी राशि है, उसके में तो राशि में परिवर्तन की दिशा को इंगित करता है, और यह परिवर्तन के परिमाण को इंगित नहीं करता है। क्योंकि जो रूल कहता है हमारा सप्लाई का कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, प्राइस के कम होने से सप्लाई कम होती है, ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल फंडा है। तो ये ना केवल क्वालिटी चीजें बताता है, मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव नहीं बताता। कोई बड़ा पॉइंट नहीं था इसमें। फिर आपका आपूर्ति का कानून एक तरफा है। अब ये एक तरफा कैसे? जैसे एक तरफा प्यार होता है ना, बिल्कुल वैसे सप्लाई भी हमारा एक तरफा ही है। ठीक है। अदर थिंग कैसे? ये केवल आपूर्ति की गई मात्रा पर कीमत में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या करता है। यानी कि जितनी भी सप्लाई की गई है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जितना भी किया गया है, वो उसकी कीमत में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बढ़ने से ही सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ रही है, और उसके कम होने से सप्लाई की क्वांटिटी कम हो रही है। तो ये वस्तु की कीमत पर आपूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन के प्रभाव के बारे में कुछ नहीं बताता। क्या कह रहा है? वस्तु की कीमत पर आपूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन, यानी कि ये कह रहा है कि वस्तु की कीमत पर आपूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन, यानी कि वस्तु की कीमत के आधार पर उसकी मात्रा में चेंजेस नहीं बता रहा, बल्कि ये बताता है कि सप्लाई के बढ़ने से उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है। ठीक है। तो इसे कहते हैं आपूर्ति का कानून का एक तरफा नियम। रूल फैक्टर ये कहता है कि हमारा प्राइस अप होने से सप्लाई हमारा अप होता है। यहाँ पर कानून एक तरफा कहने का मतलब ये हो गया कि सप्लाई को हम पहले ले रहे हैं, प्राइस को बाद में। यानी कि सप्लाई में चेंजेस होने की वजह से प्राइस में चेंजेस होता है, ना कि
प्राइस में चेंजेस होने की वजह से सप्लाई में चेंजेस होता है। ये केवल इस वाले पॉइंट को बताने के लिए ये बताया गया है, ठीक है। बाकी जो रियल फैक्टर है वो मैंने आपको बताया। हालांकि प्रभावित दोनों एक दूसरे को करते हैं। सप्लाई मेरी अगर ज्यादा हो जाती है मार्केट के अंदर तो ऑब्वियसली बात है उस वस्तु की कीमतें अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है। देखिए सप्लाई कम हो जाती है तो वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ज्यादा से लोग उसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन क्वांटिटी बाजार के अंदर कम है। तो जब कम है तो ऑटोमेटिक उसकी कीमतें बढ़ जाती है, इसलिए। और ये जो चीजें लिखी हैं ये इंग्लिश में लिखी है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जो मैंने आपको बताया, जिसको सेटरिस पैरिबस कहते हैं। सेटरिस पैरिबस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया, इसमें सारी चीजें, उसका प्राइस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कॉस्ट हो गया, टैक्सेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, सब कांस्टेंट रहते हैं। द लॉ ऑफ सप्लाई हमारे क्या होता है? हम समझ चुके हैं कि क्वालिटेटिव को स्टेटमेंट के बारे में बात करता है, क्वांटिटेटिव के बारे में बात नहीं करता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? ये वन साइडेड होता है। ये एक्सप्लेन करता है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन द क्वांटिटी सप्लाई, यानी कि सॉरी, कीमत में आने वाला परिवर्तन सप्लाई में आने वाले परिवर्तन की वजह से होता है, न कि कीमत में आने वाले परिवर्तन की वजह से सप्लाई में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब इसको हमने ग्राफ के जरिए भी समझा दिया है कि कीमत यानी प्राइस मेरा 1 था, क्वांटिटी मेरी 10, प्राइस मेरा 2, क्वांटिटी मेरी 20, यानी कि जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे जो मेरी सप्लाई है वो भी मेरी बढ़ रही है। फिर उसी को इस तरीके से ग्राफ के जरिए हमने शो किया है कि प्राइस मेरा जब इतना था तो प्राइस के कम होने से सप्लाई भी मेरी क्यू से कम हो गई है, यानी यहाँ पहुंच गई है। और जैसे मेरा प्राइस अप हुआ यानी कि पी से P1 हुआ तो जो मेरी क्वांटिटी है वो भी Q से Q1 हो गई। तो इस तरीके से सप्लाई मेरी यहाँ बन गई। तो इस तरीके से ये जो है ना आपका बनकर तैयार हो गया है। सिंपल सा फंडा था और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा, ठीक है। ये पहला पार्ट था, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बहुत बड़ा विस्तृत है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है इसके अंदर। इसलिए मत पढ़ना क्योंकि आपको पास होना है, इसलिए पढ़ना ताकि आप इस लायक बन सके कि आगे चलकर आप दूसरों को भी पढ़ा सको, बता सको, ठीक है। और अपने देश के लिए एक सहायता कर सको अपने ज्ञान को बढ़ा करके, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।